अच्छा, अब हम आपसे ये पूछते हैं, हमने सुना ये बात शायद अपने पवन जी से भी पूछी। ये शुरू में करीब 2004-05 में मेरी नज़र पहली बार RMIM पर पड़ी थी। तो जो होते थे डिस्कशंस, उसमें मैंने कहीं ये पढ़ा कि आगरे में कोई एक ऐसे कॉन्सियर थे जो रेडियो के ब्रॉडकास्ट को अपने कैसेट्स पे रिकॉर्ड करके रखते थे जी। तो उसमें बिना किसी एडिटिंग के, हाँ, उसको मतलब एक तरह से वो रिपोजिटरी की तरह। और मतलब मुझे हेजली याद है कि उनके घर में कुछ ज़मीन से लेके छत मैंने पूरा दीवार भरी हुई थी। वो क्या कहानी है? वो पवन जी ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। मैंने तो एक बार विज़िट किया है उनको और देखा, और उनका जो उत्साह उसके बारे में और शेयर करने के लिए उनका जो उत्साह था, ये जो RMIM का एक जेनेटिक्स में आ जाता है बात कि कभी भी हम लोगों के पास जो सामान आया कहीं से, रेयर कोई सॉन्ग या रेयर कोई कहानी या एक चीज़ के बारे में कुछ और जानकारी, वो फटाफट हम सबको बताना चाहते हैं और सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो उसी तरह के साहब थे ये आगरा के, मैं उसकी डिटेल नहीं जानता। ठीक है। अच्छा, ये चर्चाओं के बीच में कभी ऐसी चर्चाएं भी आती रहीं कि काश कि ऐसा कुछ हो गया होता जो हमारे इस खोज को, हमारी इस तलाश को ज़्यादा आसान बना देता। एक होता है ना कि आप थोड़ा कंप्लेनिंग भी होते हैं कि काश कि ऐसा कुछ हुआ होता। मतलब मिसाल के तौर पर खुद जो काम हिंदी फिल्मी गीत में हमराज साहब ने किया, इस काम को खुद म्यूज़िक मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कोई एजेंसी ही इसको एक अपनी एक साइड एक्टिविटी की तरह रखती, चाहे वो HMV के साथ मिलकर या जो रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी। तो एक रेडी कैटलॉग ऐसे कुछ चर्चा में आता है आप? बिल्कुल आता है। शुरू से ही हमारी ये डिमांड सी रही है कि जो साजिंदे, जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिन्होंने, जो उनके असिस्टेंट नहीं थे, उनके साजिंदे थे, उनके बारे में चर्चा, उनका क्रेडिट वो कहीं भी नहीं है। लेकिन हम लोगों में से ही कुछ लोग उनको मिले हैं, मनोहारी सिंह जैसे हैं, ऐसे और बहुत लोग हैं जिनको इंडिविजुअली जाके ढूंढा गया, उनसे बातें की गई। उसके बाद वो लोग खुद ही YouTube के ज़माने में आगे आ गए। लेकिन इस तरह के नीच ग्रुप्स भी स्पॉन हुए RMIM से, कि जो RD बर्मन के फ़ैन हैं उनका एक अलग से चल रहा है काफ़ी देर से। पूरी कंट्री में ऐसे लोग हैं जो RD बर्मन के फ़ैन्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं और उनकी डिस्कशन होती है, लेकिन उसमें फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर एक म्यूज़िक इसी तरह से, संगीत सितारे जो है एक फेसबुक ग्रुप है इस समय, ये शुरू हुआ था शंकर जयकिशन फैंस के साथ। तो जब ये इंडिविजुअल सेलिब्रिटी या इंडिविजुअल क्रिएटर को लेकर ग्रुप्स बने, उसमें हमने देखा कि वो रेवरेंस ज़्यादा आ गई, कि क्रिटिसिज्म कम हुआ। यही कि अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा, ये तो और भी अच्छा। ठीक है यार, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन जब हम कंपेयर और ऑब्जेक्टिविटी के साथ मिलाकर सोचते हैं, तो तब हम ऐसी बातें जो करते हैं कि 68 के बाद हिंदी फिल्म म्यूज़िक में एंट्रोपी बढ़ गई, साजिंदे ज़्यादा हो गए, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। शंकर जयकिशन को हम ज़्यादा इस बारे में ब्लेम कहते हैं हम उसको, क्योंकि हमें जो पुराने फिल्मी गाने सुनने वाले लोग हैं उनको इस बात का बहुत एहतराम है हमारे दिमाग में कि सिंपल चीज़ जो 70 साल तक
चल रही है, ऐसे जैसे कि एक कपड़े में सिलवट थी और उसको आयरन करके जो कई सारी मुर्गियाँ निकाल के जो हिंदी फिल्म सॉन्ग का एक जेनेटिक चीज़ है कि सिंपल करना, उसको सुगम संगीत रखना, ये बड़े बड़े सिंगर्स की को सिखाया गया। जैसे गुलाम हैदर साहब ने लता जी को बताया सांस कहाँ लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, और ये मुर्गी बंद करो, ये सीधा रखो, ये नोट को बरकरार रखो। आशा जी को अल्लाह रखा साहब ने बताया। अल्लाह रखा साहब से मेरी बात हुई इस तरह से। या एस मोहिंदर ने जो पुराने फिल्मी गाने रफ़ी साहब वगैरह के साथ और पंजाबी चीज़ें जो कि, क्योंकि हम रीजनल सारी बातें इकट्ठे ही मिलकर करते हैं, ऐसा हमने कभी भी लैंग्वेजेस को अलग नहीं रखा। जो जहाँ से अच्छी चीज़ थी वो अच्छी चीज़ है और उसको समझने की कोशिश। वो पहले जो थी वो एक जो दुनिया थी कंपैरेटिव और पैन लैंग्वेज, पैन स्टाइल्स, ये समझते हुए कि इनका सिग्नेचर ये है, इनका सिग्नेचर वो है, सिग्नेचर्स को समझना, इंडिविजुअल म्यूज़िक डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स कि पहचानते कैसे हैं कि ये ओपी नैयर का गाना है, पहचानते कैसे हैं ये रोशन का होगा। जो इस मामले में जो हमारे विश कृष्णन हैं वो बॉस है। इसीलिए जब हमने कमेमोरेटिव बनाया तो उसमें जो ये फ्लेवर था जिसमें वो उस विश समझा रहे हैं कि देखिए जब इन्होंने ये क्लासिकल बेस्ड गाने बनाए हैं तो इनके कुछ, ये बंगाली थे तो इनके यहाँ खमाज जो है वो इनका प्यारा था और खमाज इस तरह से चलता है। और उनकी देखो ये फ्लूट का पीस मैं आपको विसल करके बताता हूँ कि ये रोशन ने ऐसे बनाया या अनिल विश्वास ने ऐसे बनाया और एस.एन. त्रिपाठी खुद प्रोफेसर म्यूज़िक के, उन्होंने ऐसे बनाया और उनके असिस्टेंट चित्रगुप्त ने ऐसे बनाया। और मतलब जो चित्रगुप्त का जो निज़ाम था उनके अरेंजमेंट्स में, उसमें जो एक जैज़ का इन्फ्लुएंस और एस.डी. बर्मन के म्यूज़िक या रोशन के म्यूज़िक में मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस, और वो ओरिजिनल गाने रहबानी ब्रदर्स ने इस तरह से बनाए थे और रॉन गुडविन ने उसको इस तरह से रखा था। और ये इस तरह से जैसे एक गाने की बात बार बार होती है, अब तो यूट्यूब पर बहुत चर्चा हो चुकी है उसकी, जो ममता का गाना है, रहें न रहें हम महका करेंगे, तो वो उसके 6-7 वर्जन्स हो चुके हैं। सागर में भी एक गाना था उस तरह का, और खुद एस.डी. बर्मन ने एक ऐसा गाना बनाया हुआ है और शंकर जयकिशन ने भी कहीं से उठाया उसको। उठाने का मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम ए फ्रेज। अगर आप म्यूज़िक ओरिजिनल सुने तो एकदम ऐसा नहीं है कि नोट बाय नोट कॉपी किया गया है, ये लोग ले लेते थे। और मोज़ार्ट 40th या बेथोवन्स 5th, ये अब हमारे लिए पुरानी बातें हो गई कि शलिल ने ये वाला जो है वो वहाँ से इंस्पायर किए, क्योंकि वो सुना करते थे अपने बचपन में ये सब चीज़ें। तो उस तरह की डिस्कशन जो है ना वो इंडिविजुअल क्रिएटर को लेके नहीं हो पाती। तो इसलिए वो जो ग्रुप हैं, वो नीच ग्रुप्स, वो इतने चले नहीं, और उनको फिर सभी लोगों का डिस्कशन बीच में आना ही था। ये जो आप बता रहे हैं विश वाली, ये जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो भी चीज़ होगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ है? मेरे पास हैं, सबके अच्छा, पास हैं। अच्छा हाँ, और ऑनलाइन भी हमने रखी हुई हैं, आपको लिंक दूँगा, आप ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे और थोड़ी इस बारे में, और मैंने ये प्रोफाइल सुनते हुए कि जैसे आपने विश जी का नाम लिया जो कि शायद इंदौर के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले जी। बहुत सारे लोग तो इसमें कई साउथ इंडियन भी हैं, बिल्कुल हैं ना। फिर इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अब भारत की ज़मीन पर नहीं है जी, क्योंकि वो अमेरिका में या जर्मनी में या इंग्लैंड में कहीं बैठे हुए हैं। तो उनके पास 2 प्रिविलेजेस हैं। एक तो ये कि वो अपनी नैरो
लिंग्विस्टिक रीजनल आइडेंटिटी से अपने को लिबरेट कर चुके हैं। जी। दूसरी बात ये कि उनके पास अच्छा लेजर टाइम है, मतलब उसको अफोर्ड कर सकने के लिए। मतलब जैसे मेरे जैसा आदमी थोड़ी देर म्यूज़िक सुनने के बाद सोचता है कि अभी बिल पे करने हैं तो ये वाला काम कर लें तो इसका बिल पे कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इस पूरे मिलियू में आपको नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाले जो बेल्ट इनके भी लोग मिलते हैं। बिल्कुल हैं ये लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनका एंसेस्ट्रल कनेक्शन साउथ इंडिया से है, लेकिन उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में पढ़ाई के लिए किसी और वजह से नॉर्थ में भी उनका रहना हुआ है। जैसे अब इंदौर वाला तो उसको ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली से क्या सीखेगा, लेकिन जो कर्नाटका से आया था, दिल्ली में कुछ दिन रहा, अपना कोई ग्रेजुएशन के लिए यहाँ के कॉलेज से किया उसने, तो उसकी एक्सपोजर उसका थोड़ा सा और डिफरेंट हुआ और उसको हिंदी भाषा भी आराम से आ गई। ये लोग वो भी हैं, बालाजी मालिनी जो हैं वो हैं तो मिडिल के, भोपाल और उस तरफ के लोग हैं, और नॉर्थ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के लोग हैं। लेकिन उनके पास जो मतलब तलत की मुर्गियों के एनालिसिस हैं या लता के गानों के वो बारे में जितना डिस्कशन वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो इंडिविजुअल्स जो हैं डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड के, उनके अपने अपने स्पेशलिटीज़ पाई हमने हिंदी फिल्म म्यूज़िक में, जो एक और ही हद से पार। तो ये हमने देखा कि लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं रहा। ये जो बात की आपने कि अमेरिका में रहते हुए और यहाँ रहते हुए, देखिए जो इसमें एक चेतन विंची हैं जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं। अभी वो बेंगलुरु में रहते हैं और एक कंपनी चलाते हैं। उन्होंने सबसे पहला कमेमोरेटिव उन्होंने बनाया था। अशोक और चेतन ईस्ट वाले थे, हमारे दुश्मन। वो सिंगर्स के कमेमोरेटिव्स बनाते थे और मैं और विश म्यूज़िक डायरेक्टर्स के वो अपना कमाल दिखाते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते थे जिसमें हम लोग डिस्कस करते थे, मैं और विश, कि यार ये जो उन्होंने बनाया ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है, हमने सोचा नहीं इसके बारे में, अगली बार ना हम ऐसा करेंगे कि देखना। वो वाली बातें चल। इस इंथ्यूजियाज़म में जो नई चीज़ें आई हैं वो एक और ही दुनिया है, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहीं पीछे रह गई होगी इंडिविजुअल लोगों ने। लेकिन एक ऐसा भी ज़माना था कि अपनी अपनी पोस्ट्स जो हैं वो टाइप मतलब प्रिंट करके रख ली, तो वो भी अब निकालें, वो प्रोफेसर साहब काम कर रहे हैं। तो RMIM के सिलसिले में मेरा तो मतलब भूख जिसे कहते हैं कि ख़त्म नहीं होती है इसको जानने की, लेकिन जितना मैं कोशिश कर पा रहा हूँ वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं उसका पार्ट होता तो ज़्यादा और लगन और गहराई से पूछ पाता। आपको कुछ लगता हो इसमें बताने के लिए RMIM के होने के महत्व के बारे में तो बताइए। एक दुनिया है जो अपने आप बनी, हमने क्रिएट नहीं की, कोई उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं करी। ऑर्गेनिकली जैसे संबंध बने और लोगों के अपने अपने जुनून सामने आए, और जुनून के साथ साथ मैग्नैनिमिटी, जेनरोसिटी ऑफ शेयरिंग, और अपनी नॉलेज को शेयर करना, अपनी नॉलेज को दूसरों के सामने रखना और उनकी नॉलेज को अपनी नॉलेज के बरक्स रख के कुछ सीखना,
ये एक स्पेशल चीज़ मुझे लगी है हमेशा आरएमआईएम के लिए, जो आज के सोशल मीडिया में नहीं पाई जाती। आज के सोशल मीडिया में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों की इंडिविजुअल अना सामने रुकावट बन जाती है, या फिर वो सुपरफिशियल एक्सप्लोरेशन रह जाती है, इस वजह से कि सिर्फ ये कह सकना कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, ये हमारा मकसद कभी नहीं रहा। हमारा मकसद हमेशा ये रहा कि मुझे ये पता है, तुम्हें क्या पता है ये बताओ, और तुम्हें जो पता है ना उससे मैं सीख के मैं उसको पलट के बताता हूँ कि मुझे जो पता है ना, मेरा आदमी तुम्हारे आदमी से इस तरह से बेहतर मुझे लगा इस वक्त। उस वक्त तुम्हारा आदमी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं उसको भी मानता हूँ। तो ये कभी नहीं हुआ कि नहीं मैं मानता नहीं हूँ नौशाद को या शंकर जयकिशन को। या अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुन के आरएमआईएमर डाई हार्ड जो आरएमआईएमर है वो कहेगा अरे शंकर जयकिशन का अच्छा ऐसा भी है तू, तब तो कल तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी ले आएगा या आनंद बख्शी को भी ले आएगा गुलजार के सामने। लेकिन भाई अब समझ में आया है कि आनंद बख्शी साहब क्या थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या कर गए, क्योंकि वो थोड़ा सा हिस्ट्री हो गई ना। उस समय जब हम बात कर रहे थे हमारे नज़दीक थे ज़रा, और हमें लगता था कि वो जो 40 के दशक की बात है, 50 के दशक की बात है, अर्ली 60s तक वो एक गोल्डन एरा, उसको हम अलग रखेंगे जी, वो हमारा प्योर मामला है, वो तो खालिस घी है, उसको डालना है, बाकी डालना है। वो अब थोड़ा सा मिक्स हो गया है, वो इस वजह से कि हमारी सीखने की भूख कभी कम नहीं हुई। जब हमने देखा कि कल्याण जी आनंद जी ने पूर्णिमा में क्या गाने बनाए यार, अब पता लगेगा। पहले भी करते थे डिस्कस, लेकिन पहले ये होता था कि एक साहब थे हमारे, हम लोग जुमले बनाने में भी काफ़ी मज़े लेते थे। तो एक जुमला था कि मुकेश साउंड्स बेटर देन ही सिंग्स। वो मुकेश के फ़ैन ने खुद ही बनाया था, लेकिन हम अपने आइडल्स को भी इस तरह से अपना दोस्त समझकर उनसे खिलवाड़ कर सकते थे तब, जैसे थिएटर वाला गणेश के साथ करता है। वो हमारा सबसे पहला श्रोता है, लेकिन हमारी दोस्ती है उसके साथ, हम उसके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। उसके पटे फूले पेट की बात कर लेंगे, उसके दांतों की बात कर लेंगे, वो उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से हमारा रिलेशनशिप इन दिग्गज लोगों के साथ यही रहा, और इस वजह से हमें सीखने को बहुत मिला। अगर एक चीज़ जिसको हम इतना चाहते हैं उसकी हम कोई ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं रख पाएंगे तो फिर हम ओवर रेवरेंट हो जाएंगे। पूजा कर सकते हैं लेकिन प्रशंसा नहीं कर सकते। ये बताइए कि ये जो आपने एंट्रोपी की बात की, एंट्रोपी जी, ये फिज़िक्स का एक टर्म है जिसमें जिसको हमने ओल्ड इंडियन म्यूज़िक में इस तरह से देखा कि जब स्पार्स अरेंजमेंट होता था, जब एक तबला, एक ढोलक और एक सारंगी और या फिर सितार का एक पीस लेकर और रविशंकर गोदान का म्यूज़िक बना रहे हैं, आप उसका एलपी देखें, उसके पीछे एक फ़ोटोग्राफ है उसके संगीत को बनाने की। तो ऊपर से छत से एक अदद माइक ऊपर से लटक रहा है, एक डाइनिंग टेबल सा है जिसके ऊपर बैठा हुआ है ढोलक वाला, कुर्सी के ऊपर पैर रख के अपने खड़े हुए सितार वाले साहब अपना सितार बजा रहे हैं, और मुकेश साथ में खड़े हुए हैं। पिपरा के पतवा में वो वाला गाना चल रहा है, और रविशंकर एक कोने में ऐसे अपना उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं म्यूज़िक को। वो जो सिंपल अरेंजमेंट में मेलोडी
वॉइस लिरिक्स को अहमियत थी जो, वो कहीं लेट 60s में पीछे हटनी शुरू हुई और कोरस आया बहुत ज़्यादा, स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा आ गए और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो उसमें जो साउंड का मडलिंग शुरू हुआ, क्योंकि कम से कम अगर 150 लोग बना रहे हैं कोई चीज़ एक हॉल में, तो वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा वाला हॉल तो है नहीं जिसमें रिकॉर्डिंग इस तरह से हो, चेम्बर डिवीज़न वाली बात, वो तो है नहीं। तो उसमें साउंड में ओवरलैपिंग हो जाती है और एक मडलिंग सी हो जाती है, जो शोर सा सुनाई देता है ऐसे लोगों को जो पुराने संगीत से वाकिफ़ हैं, और उसकी सरलता, उसकी सहल होने की जो उसका कैफियत है, वो उसको पहचानते और उसको मज़ा लेते हुए आए हैं। वो इसको हम कहते थे कि भाई हाई एंट्रोपी साउंड है ये, जो पोस्ट 68 हम राजा और रंक पता नहीं क्यों उसमें डाल देते हैं, हालांकि वो कोई डिमार्केशन पॉइंट नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जो शोर सा मचा हिंदी फिल्म सॉन्ग के नाम पर, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक अलग हो गई, साउंड बदल गया। एक 40s से 50s में भी साउंड बदला था। वही मैं कहने वाला था आपसे कि जैसे अगर आप पीपरा के पतवा की बात करें, जिसमें आपको वो मधुरता और वो एक ऑर्गेनिक सेंसुअस साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले तो मतलब मिड 30s और अर्ली 40s तक जो क्लासिकल दुनिया के कोई बुंडू खां होंगे, कोई केशवराव भोले होंगे, कोई होंगे, जिनमें आप राम राज्य में सुनते हैं कि मतलब कि भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते, वो एक टिपिकल किसी शायद मतलब एक रामलीला या उसका कोई एक बड़ा प्रिमिटिव सा साउंड है, जो नहीं लगता कि हम 20वीं सदी की किसी एक सिनेमैटिक आर्ट के भीतर कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो और ऐसे बहुत सारा म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा उस दौर में, जिसको हम लोग विंटेज आज कहते हैं। तो जाहिर है कि उससे अलग करते हुए, उससे अपनी राह अलग बनाते हुए, मैं अपनी मोटी बुद्धि से कह सकता हूँ कि अनिल बिस्वास और नौशाद और इन लोगों ने एक कुछ थोड़ा एक नया उसमें, जिसे कहते हैं कि चमक, एक लास्य, एक चुलबुलापन जब वो बजता है, ढूंढो ढूंढो रे साजना के लिए जो सितार बजना शुरू होता है, आपका दिल खुश हो जाता है जी। तो वही प्रोग्रेशन है, हम समझते हैं कि आप विंटेज से कुछ मिड मॉडर्निटी से लेके मॉडर्निटी अगर कह लीजिए एंट्रोपी वाले को, तो वो तो शायद उसका एक नेचुरल कल्मिनेशन ही होगा कि जब सब लोग एक थोड़ा प्लेजेंट, वाइब्रेंट, हैपनिंग साउंड की तलाश कर रहे होंगे, तो शंकर जयकिशन ने भी शायद किया होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। और शुरू में वो भी, उनके पास भी इतने पैसे कहाँ थे कि वो 100 स्ट्रिंग्स को लेके आते, लेकिन जो 30s 40s का म्यूज़िक 50s में साउंड बदल के आया। 48 उसमें लैंडमार्क था, क्योंकि 47 में नूरजहां वहाँ गई और 48 में हमारी देवी आई, और वो जब बदला है, वो जो उनकी आवाज़, लता जी की आवाज़ के साथ एक मधुरता, एक तलफ़ुज़ का एक्यूरेसी, तलफ़ुज़ की मिठास, वो जो आई, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन एक्सप्लॉइट करने वाले वही लोग थे जो 30s और 40s में कर रहे थे काम। उनके पास उस समय मराठी थिएटर, पारसी थिएटर, यहाँ से वो साइलेंट सिनेमा से शुरू हो के टॉकिंग मूवीज़ में आए,
तो वो सिंगिंग स्टार्स करते थे काम, जो एक्ट कर रहा है वही गाना गा रहा है। तो जो एक्टर्स थे वो म्यूज़िशियंस इतने अच्छे नहीं थे, सिंगर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी जो सिंप्लिसिटी थी और उनकी जो हार्किंग बैक टू द थिएट्रिकल बेसिस ऑफ सिनेमा था, उसमें उन लोगों को ज़्यादा मज़ा था। लेकिन अब आप इधर चले जाएं सहगल साहब के पास, तो वो तो आ चुके थे ना हमारे पास 30s में, और वो जो मजरू साहब के साथ नौशाद और सहगल बना गए, वो भी तो 38 में ही हुआ। 38 से पहले या 36 से पहले का म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री था। लेकिन जब ये 38 या फिर सरस्वती देवी कोई भी बात कर लें, जो फर्स्ट फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारी, उस समय उनके पास जब वो थिएटर से यहाँ आए सिनेमा में, तो एक और चीज़ थी उनके पास, वेस्टर्न म्यूज़िक का, वेस्टर्न चैम्बर म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का एक शऊर था उनके पास, जो एक ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट में लेके आए। लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग टेक्निक इतनी सिंपल थी कि उसमें वो ऑर्केस्ट्रल साउंड को पीछे रख पाए और वोकल्स और लिरिक्स को फिर भी आगे रख पाए। इसमें ये नहीं कह सकते, कभी भी हमने क्लेम भी नहीं किया कि घटिया गाने पहले नहीं बनते थे। लिरिक्स के हिसाब से तो बहुत ही सिंपल मामले, जैसे आपने बताया कि रामलीला टाइप साउंड हो गया या बातें हो गई, इस तरह की बातें तो 30s में भी, 40s में भी, 50s में भी, सभी दशकों में। अब हम कहते रहें कि खाली डब्बा खाली बोतल शायर लिख सकते हैं क्योंकि वो बड़े शायर, लेकिन आजकल जो शायरी सीख रहा है वो लिखेगा तो उसको भगा देंगे ना कि ये क्या है। लेकिन एक तो उसमें सिचुएशन के ओढ़ में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई तुम क्या समझते हो, सिनेमा म्यूज़िक जो है वो विजुअल को सपोर्ट करने के लिए है, वो स्टैंड अलोन म्यूज़िक नहीं है। प्लेबैक म्यूज़िक एक दर्शाई हुई चीज़ को एनहेंस कर रहा है। हमारा म्यूज़िक ये करता है कि हम कमेंट करते हैं, फर्दर करते हैं स्टोरी को और एक्सप्लेन करते हैं। या तो कमेंट करेंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसको स्टोरी को फर्दर कर देंगे। लेकिन वो मुझे हमेशा से एक जस्टिफिकेशन सी लगी है कि अगर आप एक एलिमेंट हैं, म्यूज़िक अगर एक एलिमेंट है, जैसे कैमरा वर्क एक एलिमेंट है या वेशभूषा एक एलिमेंट है या सेट्स एक एलिमेंट है वगैरह वगैरह, लोकेशन एक एलिमेंट है, तो अपने आप में उसकी भी सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए। उसी दृश्य में चाहे वो कॉमेडी सीन हो, उसी दृश्य में ये जो गुरुदत्त ने गाने बनाए हैं कॉमेडी सीन्स के जॉनी वॉकर के साथ, उसमें साहिर नहीं, उसमें भी तो साहिर थे, उसमें तो ऐसी बातों में भी गूढ़ी बातें कर गए ना वो। खाली डब्बा खाली बोतल में ऐसा कोई गूढ़ी बात नहीं है, मैं नहीं पा सकता और मैं उसको नहीं मानता कि वो अच्छा गाना है। दाग में राजेश खन्ना खड़े होके साहिर साहब की नज़्म पढ़ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगा कि कोई ख़ास नज़्म है वो चाहे इस वजह से है कि वो राजेश खन्ना पढ़ रहे थे या इस वजह से है कि वो वाकई मुझे कोई सुपरफिशियल सी बात लगी, उसमें मुझे कोई गूढ़ी बात नहीं नज़र आई। ऐसा हर एक लिरिसिस्ट के साथ, हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, हर एक सिंगर के साथ हुआ। लेकिन फिर उसको मजमूए को पूरे को लेके अगर हम देखें तो फिर हम इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आप हेमंत कुमार का रेपर्टवार देखें, उनके गाए हुए या उनके बनाए हुए गाने, तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिसकी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हिज
work is something that lasts and has a deep impact on you, whether it is his voice, whether it is his Bengali influence, whether it is something else that is undefined. Roshan made 52 movies, I mean music for 52 movies only. उसके बाद के लोग तो 50 पिक्चरें 3 महीने में भी कर रहे थे, लेकिन वो जो 52 पिक्चरें बना गए, संगीत बना गए, उसमें इतना माल है, जैम पैक्ड विद जेम्स। तो उस हिसाब से हम इनको कैटेगराइज भी करते हैं कभी कभी कि देखो जी, इनका सबसे कॉन्सेंट्रेटेड माल है, यहाँ पर सबसे बढ़िया माल ज़्यादा तादाद में मिलेगा, यहाँ पर ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए साउंड का चेंज होना तो देखते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस 48 से लेकर 68 ये 20 साल में आपको नज़र आएगा अगर आप एक एक गाना सुने। तो 500 के करीब पिक्चरें बन रही थी तब एक साल में ना, एक साल में। शुरू में तो बहुत कम थी, फिर 40s में ज़्यादा हुई, 50s में और भी ज़्यादा हुई, 60s में एकदम स्पाइक कर गया। लेकिन वो पूरा का पूरा लिस्ट ले लें, उसमें परसेंटेज ऑफ सॉन्ग्स दैट लास्टेड, लॉन्जिविटी ऑफ अ सॉन्ग इज़ द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर अ गुड सॉन्ग। चाहे वो हिंदी फिल्म सॉन्ग हो, वेस्टर्न म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, कोई भी हो। अभी भी डी वी पुलुस्कर को क्यों सुनते हैं? उनके भजन जो हैं वो अभी तक, कुमार गंधर्व के निर्गुणी भजन अभी तक सुनते हैं ना। कब रिकॉर्ड हुए थे, कब तक चल रहे हैं, और अभी चलेंगे। अभी तो बहुत सारी जनरेशन आने वाली सीखेंगी। तो वो जो उनकी लॉन्जिविटी है एक क्रिएशन की, वो उसके बाद कम हुई। आजकल अगर आप कोई गाना आज गुनगुना रहे हैं जो पिछले महीने बजा, तो वो रेयरिटी है। पिछले महीने से ही आज तक वो नहीं रह पाया, मतलब एकदम फास्ट फूड वाली बात हो गई है कि आज है, कल और होगा। और फिर अब तो ये हो गया है कि हिंदी फिल्म म्यूज़िक बहुत ही सेकेंडरी हो गया फिल्म में। अब एक गाने में 2 अंतरे पाना ही मुश्किल है। पहले तो ये था कि फिल्म में 3 अंतरे अलग हैं और रिकॉर्ड में 3 अंतरे दूसरे हैं, और कुल मिला के 4 अंतरे बन सकते हैं, क्योंकि वो बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय हमारे पास रिकॉर्डिंग टेक्निक ही इतनी नहीं थी कि 3 से ज़्यादा एक में रख सके। 3 मिनट एंड 25 सेकेंड्स का 78 RPM था। तो छोटे में बड़ी बात ये पुराने फिल्मी संगीत में पाई गई, जो बाद में कम हुई। ये नहीं कि अच्छे गाने नहीं बने, A.R. रहमान बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और उनके गाने शायद लंबे चलेंगे। कम से कम उनका पहले 10 साल का काम काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें वो हमारे संगीत की बहुतायत, क्लासिकल म्यूज़िक चाहे वो कर्नाटक म्यूज़िक हो, हिंदुस्तानी हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन म्यूज़िक में जो प्योरिटी है म्यूज़िक की, वो एलिमेंट होना उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। ये हमने देखा, हम ये उसको एज ए पोस्टुलेट नहीं कह सकते, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे होता है। तो वो जो है वो उसको अलग करती है 68 के बाद वाले म्यूज़िक को। उसमें लिरिक्स भी थोड़ा सा लेस सब्सटेंटिव हो गए, शायद स्टोरीज़ भी ऐसी हो गई, थोड़ा ज़्यादा टुवर्ड्स ड्रामा या थ्रिलर्स वगैरह की बातें आ गई। लेकिन ये बात नहीं है कि एस.डी. बर्मन ने जो अभिमान किया है, या अगर उन्होंने किया है, वो उसमें भी एक और चीज़ें हैं। खैर,
लेकिन वो जो चीज़ें बनी हैं या आर डी बर्मन ने किनारा किया है 78 में, और उसके बाद की पिक्चरें जो बनी हैं उनमें कई ऐसे हैं, साज है इनकी, जाकिर हुसैन ने म्यूज़िक दिया, ऐसी फिल्में हैं। लेकिन अब कितने लोग साज का म्यूज़िक सुनते हैं? अभी भी हम जाते हैं वहीं दास्तान पे, शंकर जयकिशन बहुत अच्छा काम, ऐसी बात नहीं है कि वो नौशाद शंकर जयकिशन शुरू में जो काम कर रहे थे वो उसकी कोई अहमियत कम हो जाती है। लेकिन अब नौशाद हैं, फोक म्यूज़िक लाए, लेकिन उनका जो क्लासिकल म्यूज़िक का दावा वो RMIMer, जो डाई हार्ड RMIMer है, वो उसको नहीं पचता। वो ये समझता है कि भाई एस.एन. त्रिपाठी है, वो तो मास्टर है भाई, मतलब मास्टर्स करके PhD वाला है बंदा तो ये तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अनिल विश्वास जो कर गए क्लासिकल म्यूज़िक में, वो इस तरह से कर गए कि सुगम लगे, लेकिन है पूरा का पूरा मधुवंत, है पूरा का पूरा खमाज। हालांकि इस बारे में डॉक्टर अशरफ अजीज़ का कहना है कि उसमें ढूंढो ही मत क्लासिकल, वो क्लासिकल की तलाश कहीं तुम्हारे सिर्फ ईगो मसाजिंग में काम ले आए, लेकिन वो एक अलग ऑल टुगेदर एक अलग शिल्प है वो, मतलब फिल्म म्यूज़िक, उसमें क्लासिकल कहकर उसको अपना जस्टिफाई को करना कि हम इसलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इसमें ये रंग है क्लासिकल, पता नहीं है वो। आई टोटली एग्री। पर अगर वो आप ढूंढ कर उसको अपने ज्ञान बखारने की बात करते हैं, हम तो पहले एक गाना पसंद करते हैं, वो ऑर्गेनिकली हमारे दिल में बस गया है, और हम तो मुंडेर पे खड़े हुए थे और वहाँ कहीं दूर किसी ने ट्रांजिस्टर पे बजाया था और हमने सुना था पहले, और वो दृश्य और वो एहसास हमारे साथ चलता रहा सारी ज़िंदगी। उसको बाद में कहीं दूसरे तीसरे फॉर्म में हमने सुना हो, लेकिन वो जो पहला साउंड था वही एक चीज़ थी जिसने हमें हिट किया, और वो हिट करे रहा। बाद में हमें अगर समझ में आया कि अगर मैं देखूं ये कितना अच्छा लगता है और क्यों लगता है, और मुझे थोड़ी बहुत ये भी समझ है कि यहाँ पर देखो ये फ्रेज़ जो है ना, ये जब इन्होंने चेंज किया यहाँ इस राग से उस राग में, क्योंकि मुझे रागों का ज्ञान आ गया था, इसलिए नहीं कि मैं राग का ज्ञान लेके उसको हिंदी फिल्म म्यूज़िक में डाल रहा था। ये तो बाद में मेरे पास एक स्किल आई, तो अब बज रहा है तो मेरे दिमाग में आएगा अच्छा ये वो फ्रेज़ है, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा देखो देखो कितना अच्छा किया है ना। और अगर उसको छोड़ दें, क्लासिकल म्यूज़िक वाली डिस्कशन को अलग ही रख दें, ये देखें कि ये अरेंजमेंट जिसमें सिंकोपेशन हो रही है चित्रगुप्त की, झुम चक्का चुम जा झुम चक्का चुम जा झुम चक्का चुम जा झुम चक्का चुम, ये एक सिंकोपेटेड जैज़ की फ्रेजियोलॉजी है। अब मुझे तो नहीं पता था जब मैंने पहले उस गाने को पसंद किया, बाद में मैंने जैज़ सुना और मुझे जो वहाँ अच्छा लग रहा था उसका एक एलिमेंट यहाँ भी दिखा, तो मैं बात कर रहा हूँ कि उसका एक एलिमेंट है, इसलिए भी शायद ये लॉन्ग लास्टिंग रहा। शायद इस बात की कोई भी इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि जो पसंद है वो सब्जेक्टिव है एक तो, और दूसरी बात ये है कि जो गाना लास्ट किया है वो लास्ट किया है, वो मेरे लिए भी लास्ट किया, आपके लिए भी लास्ट किया। अगर वही गाना अंदाज का आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, आप भी गुनगुनाते हैं, मैं भी गुनगुनाता हूँ, जब वो रेडियो पे बजता है आपको भी उतना ही जॉय का फीलिंग होता है जितना मुझे होता है, तो कुछ होगा ना उसमें। और जो होगा वाली बात है उसको पहचानने की कोशिश, इसका नाम है RMIM, बस ये बात है।
अच्छा ये बताइए ना, मैंने RMIM की ही किसी डिस्कशन में शायद कहीं कभी पढ़ा कि लिखाइयाँ, मतलब ऐसे लोग, हम म्यूज़िक के बारे में उतना नहीं कह रहे हैं कि म्यूज़िक बनने के प्रोसेस पर किसी ने किताब लिखी, मेमोयर लिखा, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक कोई हैदराबाद के किसी राइटर का उसमें ज़िक्र आता है जो फिल्मी सितारों के उनके फिज़िकल बनावट, उनके आकर्षण, उनके बाल, उनके देह यष्टि, उनके रंग, उनके उस पर कोई छोटे छोटे वो हैं रेखा चित्र, जैसे उर्दू में आपने भी सुना है? जी बिल्कुल। क्या है? RMIM के नज़रिए से उसकी अहमियत एक सबऑर्डिनेशन पे आ जाती है, क्योंकि हम लोग शुरू हुए ऑरल एक्सपीरियंस को अहमियत देते हुए विजुअल एक्सपीरियंस के बरक्स। वो इसलिए कि हम लोग उस डायरेक्शन के एलिमेंट्स में और एक्टिंग के एलिमेंट्स में इतना डिस्कशंस नहीं करते थे और ना ही अब भी करते हैं। हम लोग जो साउंड है उसमें ज़्यादा खुशी पाते हैं उसको डिस्कस करने की। अब ये जो रेखा चित्र की बात आपने की, वो एक एलिमेंट है जो हिंदी फिल्म म्यूज़िक बीइंग म्यूज़िक फॉर ए विजुअल मीडियम, अंडरस्टैंडिंग दैट विजुअल मीडियम, कि वहीदा रहमान जब कागज़ के फूल में आई तो वो कहाँ से आई थी, हैदराबाद से, और उनकी क्या बनावट थी और उनकी क्या बनावट हो गई गुरुदत्त की डायरेक्शन में या VK मूर्ति की लाइटिंग में। बहुत सुंदर डिस्कशन है और बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन RMIM के लोगों के लिए उसकी अहमियत उतनी है कि उसमें म्यूज़िक क्या चल रहा था उस वक्त। वो जो एक गाना 3-4 भागों में कागज़ के फूल में दिखाया गया, वो उसमें पहले जब आया था वो क्या सीन था, दूसरा जब आया वो क्या सीन था, जब वो बूढ़ा होके जा रहा है वो क्या सीन था, वो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए, हमारे लिए समझने में पूरा करने के लिए उसकी बैकग्राउंड भी हमें अच्छी लगेगी। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करना चाहते कि गीता दत्त और वहीदा रहमान और गुरुदत्त ये सब क्या था, वो किसी और जगह बात करे, क्योंकि ना तो हमें मालूम है और ना ही उसका इतना रोल है हमारे डिस्कशन। जो बन गई चीज़ उसका रोल है, उसी को डिस्कस करें। उनके पीछे क्या है, ये जो एनेक्डोट्स की बातें कई बार RMIM में भी इन्फेक्ट हो, हम उसको इन्फेक्शन मानते हैं। वो एक इन्फेक्शन है जो हम, क्योंकि इंसान हैं, गॉसिप सबको पसंद है तो गॉसिप की तरफ जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमें रोकने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कह देते हैं कि टेक इट ऑफलाइन। ये जो एक जुमला है ये हमारा शुरू से रहा कि अगर हमने कुछ ऐसी बातें बीच में घुसाई जो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं हैं, तो या तो हम कहते थे कि कर सकते हो अगर म्यूज़िक की भी बात करो उसी पोस्ट में, लेकिन अगर सिर्फ एक गॉसिप या एनेक्डोट जितना भी एक्यूरेट हो वो लेके आओ तो कहीं और ले जाओ। टेक इट ऑफलाइन, डिस्कस इट अमंगस्ट योरसेल्फ, डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ अस। फाइट करो म्यूज़िक के बारे में, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ही क्यों ना हो, चाहे वो एक गाना ऐसा हो जो पिक्चर में था ही नहीं। एक तो ये भी एक पूरा का पूरा निज़ाम है ना, उन गानों का जो पिक्चर में नहीं आए, उन गानों का भी जो एक पिक्चर के लिए बने और दूसरी पिक्चर में आए क्योंकि वहाँ जगह नहीं मिली उन्हें, या उन गानों का जो नॉन फिल्म बन गए हालांकि वो फिल्म के लिए हो सकता था। तो उसके सारे के सारे ब्रांचेस हम बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, लेकिन विजुअल बाय इटसेल्फ दैट इज़ नॉट द डोमेन ऑफ RMIM।
उसके जो रेखा चित्र वगैरह जो बने हैं या किताबें बनी हैं वो हम खुद भी डेल्व करते हैं अब तो। जैसे प्रोफेसर ने जो एक्स्ट्रास के पिक्चर्स की बात की हुई है और उनके बैकग्राउंड की बात की हुई है, वो आजकल के सोशल मीडिया के लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन वो उसको RMIM में आपने देखा होगा पोस्ट नहीं करते, वो अपने म्यूजिंग्स टाइटल के साथ पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक शौक़ है, ये हम सबका नहीं था और ना ही है। तो डॉक्टर साहब अब हम लोग आखिरी की तरफ 2 सवाल रह जाते हैं, और एक तो ये जो क्या जेरेंटोलॉजी, हाँ जी, इस याद रहा आपको कहाँ कहाँ होके। हाँ, ये जो मैं कहूँगा कि मरते हुए लोगों के बीच प्रैक्टिस करना, इसका एहसास क्या है? मतलब एक समय के बाद ये कुछ उस तरह जैसे कि आप बेहिस हो जाएं, मतलब इतनी तरह की मौतें, इतनी तरह की तकलीफ़ें देखते हुए उसी के बीच आपको अपने प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और एथिक्स और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को भी बचाए रखना है, लेकिन फिर इस सच्चाई को भी देखना है कि मरना तो है ही, और उसमें कोई प्रिटेंशन नहीं है कि भाई ये मर के कहीं स्वर्ग जा रहा है या वगैरह वगैरह। ये एहसास कैसा है? क्योंकि लंबा समय आपने सीनियर सिटीजन्स की देखभाल और हॉस्पिस केयर में गुजारा है, ये आपको भी खुद कुछ बदल रहा है? बहुत एंग्जाइटी थी शुरू में इस बात की कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक बात सामने थी बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ से कि मरीज़ की मौत डॉक्टर की हार है, वो काफ़ी देर तक मेरे साथ थी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था या नई नई चीज़ें ईजाद हुई, पहले हम ट्यूब फीडिंग के लिए नाक से डालते थे, अब हम बाहर से ही डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे कई ऑपरेशंस, कई इंटेंसिव केयर इंटरवेंशंस जिन्होंने ज़िंदगियां बचाई और सही बचाई, उनको लेकर आप उस सारे टूल सेट को लेकर आप उस दुनिया में आए जहां पर आपको मालूम है कि वो टूल सेट नाकार साबित होंगे। अब यहाँ वो टूल सेट नहीं चल रहे, तो उसको हार माना गया था पहले। अब मुझे मेरे सामने ये एंग्जाइटी है कि अगर मैं ऐसे तरह तरह की मौत के बीच में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या मेरा विश्वास हट जाएगा मेडिसिन से कि मेडिसिन एक अधूरी साइंस है और मैं तो मेडिसिन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही साथ दे रहा हूँ, सोशल या साइकोलॉजिकल हेल्प कर रहा हूँ। इसी वजह से तो ये एंड ऑफ लाइफ केयर जो है वो पहले नर्सिस को प्राइमरीली दी जाती थी, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया वगैरह। लेकिन जो मैंने देखा है सर पिछले 40 साल से, इतना सीखा है अपने मरीज़ों से, उन मरीज़ों से जिनको पता है, और ये नहीं कि उनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, उनको पता है कि ज़िंदगी की एक जो हमारी ज़िंदगी का अरसा है वो एक लिमिटेड मामला है, और वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो एक चीज़ है कि भाई 82 एट द प्रेजेंट टाइम इज़ द बेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। तो जो बंदा 85 का हो गया उसके लिए तो कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि ये मुझे बोनस है, बोनस में चल रहा है मामला। अब जब वो बोनस में चल रहा है तो पहले उसके पास कोई था नहीं डॉक्टर जो उसके साथ ये कहे उसको कि मैं तो सर आपकी और भी इज़्ज़त करता हूँ अब कि आप इतना लंबा ज़िंदगी को देख पाए, आपने क्या देखा मुझे भी बताएं। जो वो बातें मेरे सामने हुई हैं, जो एक मरीज़ ने मुझे ये कहा कि जब मैं 17 साल, ये बंदा 89 का है,
17 साल का था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मुझे रिक्रूट कर लिया गया था। जो मेरी ये बीवी सामने बैठी हुई है मेरे साथ, जो तुम्हारे मरीज़ भी है, ये दोनों आए थे मेरे पास। ये ना वहाँ डांस हॉल में सामने थी, डांस नहीं कर रही थी। मुझे ये कहा गया था ये तुम्हारी मतलब अरेंज मैरिज थी और ये तुम्हारी बीवी होगी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे जाना है, तो इसलिए शादी नहीं होनी थी तब, सिर्फ देखना था एक दूसरे को। देख लिया, चला गया, वहाँ याद करता रहा उसको, वापस आया, शादी हुई हमारी। तब से हमारी शादी है, 44-45 में शादी हुई थी और हम 2009 में बैठे हुए। इतनी लंबी जो शादी हुई है उसमें मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं पहली बार शादी हुई, मतलब जब मैं पहली बार फाइनली गया वॉर के बाद इनके घर, जब मुझे ये था कि अब एंगेजमेंट होगी, तो मैंने सोचा मैं लिमोजीन करके जाता हूँ। लिमोजीन करके मैं लेके गया उनके घर और उनको कहा कि मैं आपकी हालांकि सब अरेंज्ड है, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। और उन्होंने अलाउ किया और हम दोनों गए। डेनवर में ही एक पहाड़ी सी या छोटी सी लुकआउट माउंटेन कहते हैं उसे, वहाँ से शहर नज़र आता है, बड़ा अच्छा नज़ारा है। तो वहाँ हम गए थे और घर वालों ने एक पिकनिक टाइप छोटा सा कुछ बना दिया था, हमने बैठ के खाया। वो बात ही नहीं हुई हमारी, सिर्फ हमने आपस में बैठ के वो खाया और फिर वही लिमोजीन में वापस आ गए। बड़ा खर्चा हुआ था लेकिन मैंने किया। और ये बंदा 89 और वो है 78 या कुछ ऐसे, इनका डिफरेंस। नहीं, वो भी 84 की है शायद, 5 साल का। एनीवे, तो ये अब ऐसी सिचुएशन में है कि मुझे पता है इनको कैंसर हुआ था 53 की उम्र में, 89 तक तो खिंच गई। अब मामला गड़बड़ है और उसमें इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी हो चुकी हैं। अब इनका वक्त कम है और अब इनको ऑफिस आने में भी दिक्कत होती है। तो इस बार मैंने फॉलो अप के लिए इनको कहा कि अगले हफ्ते ना, जब आप का अपॉइंटमेंट है, वो आप इधर नहीं आए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा घर में। अगर बात हो सकी तो उसी में फॉलो अप कर लेंगे कि आपकी कोई दवाई बदलनी हो या आपके शुगर्स देखने हो तो मैं देख लूँगा। लेकिन मैंने वो एक सोच के मेरे दिमाग में उन्हीं से ये सीखा। मैंने अपने असिस्टेंट को ये कहा कि ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट के टाइम पे ना एक लिमोजीन भेज देना और जो भी अरेंजमेंट करना है वो जिस तरह से भी करना है हम करेंगे। इन दोनों को उसमें बिठाना है। वो खुद नहीं बैठ सकता तो हम उठा के बिठा देंगे, लेकिन बिठाना है इनको और लुकआउट माउंटेन लेके जाना। और वो बाहर नहीं भी निकल सके तो कोई बात नहीं, वहीं से देख लेंगे। बस ये एक एक्सपीरियंस हमने दोहराना है इनके लिए। वो हम दोहरा पाए और अगले हफ्ते उनकी डेथ जब हुई और फिर हम बेरियल के लिए मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों गए और वहाँ पे लास्ट प्रेयर्स वगैरह जो भी लास्ट राइट्स हुए उनमें साथ में खड़े हुए हैं हम, उनकी तरह के पहरावे में। और बाद में उस परिवार के साथ हम घर भी आए और बैठे और उनका जो बेड था जहाँ पे वो लास्ट डेज़ में रहते थे वो सब एक्सपीरियंस किया। जो वो कनेक्शन बना उस एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, या जो उसकी यादें, उस मरीज़ की यादें मेरे साथ अब तक हैं जो मैं दोहरा सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ी सीख है इस बात की कि इंसान रहा वो आखिर तक। वो एक वेजिटेबल नहीं था जिसको एक मशीन के साथ जुड़े हुए यहाँ से निकलना पड़ा, किसी से बात ना कर पाया हो, किसी ने हाथ ना लगाया हो कई दिनों से, और वो उसका कोई कंट्रोल नहीं अपने बावल्स और ब्लैडर के ऊपर, और वो पहचान भी नहीं पा रहा किसी चीज़ को। उससे पहले वो एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लेके पूरी ज़िंदगी एक इंसान की तरह, एक इंसान की डिग्निटी की तरह और इंसान की रिस्पेक्ट लेकर
पास ऑन हुआ, कहाँ गया, कब जाना था उसे, किस तरह से जाना था, मैं ये इन बातों को मिस्ट्री मानता हूँ। और मैं अपने मरीज़ों को, परिवारों को यही समझाता हूँ कि वो जो सवाल है ना, वो कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जिन वी कैन ओनली मार्वल एट दैट मिस्ट्री. इट इज़ नॉट फॉर अस टू गेस और क्वेश्चन those areas. Those areas are a different power, a different doctor, a different arranger, conductor of that orchestra. But until that person is alive, if his dignity is maintained as a human being and not as a source of income for some corporation, then I did my job, and doing my job taught me something more. And I've learned so much about the power of love in this work कि अगर मेरे दिल में वो एजाज़ है उस ज़िंदगी के लिए, और उसके लिए रेवरेंस है, रेवरेंस यहाँ चाहिए मुझे कि ये इंसान इतना अहम, जितना इसकी ज़िंदगी रही, जितना इसने सीखा, देखा, जो भी देखा वो मैंने तो नहीं देखा था ना, अब मैं भी जानता हूँ उन चीज़ों को जो उसने देखा. यही एक और मरीज़ जो स्कल्प्ट करता था, वुडन स्कल्पचर्स छोटे छोटे बनाता था, अब देखिए कैंसर से मर रहा है वैसे वो, लेकिन अभी भी वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एंगेज रहता है. वो भी हमारा एक हिस्सा होता है ट्रीटमेंट का कि जो ये चाहते हैं, जो इनका इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे किसी तरह से, तो वो कर रहे थे. अब एक बार ऐसा आया कि मुझे उनका स्टूल टेस्ट करना था, तो मैंने कहा कि मिस्टर जॉन्स, नेक्स्ट टाइम यू कम ब्रिंग ए स्टूल सैंपल, स्टूल सैंपल लाना है. ये मैं आपको स्पेसिमेन बॉटल सी छोटी सी एक डब्बा सा देता हूँ, इसमें स्टूल स्पेसिमेन, मैंने बताया कैसे कलेक्ट करना है वगैरह. अगले हफ्ते वो आए, वो बॉटल लेके आए, वो डब्बी सी लेके आए, उस पर उनका नाम लिखा हुआ था, लेबल लगा हुआ था, और लाके उन्होंने मेरे डेस्क पे रख दिया. तो मैं इसमें बुरा नहीं मानता अगर उनको लगा कि यहाँ रख देना चाहिए. मैंने उठा के मैं ले जाने वाला था अपनी लैब में, पीछे जो टेस्ट कर रही थी नर्स, तो वो कहने लगे देखो तो सही, मैं लेके आया हूँ. मैंने कहा देखना क्या, स्टूल स्पेसिमेन है, वो कर लेंगी टेस्ट. नहीं देख लो. खोला मैंने, वो एक छोटा सा स्टूल बना के लेके आए थे, वुडन. ये स्टूल सैंपल का था, आपने सैंपल लाया. अब देखिए वो मर रहा है बंदा वैसे, लेकिन ये ज़िंदगी जो खिल के आई बाहर, ये अब याद रहेगी ना. और मैं शेयर करूँगा आपके साथ या किसी और के साथ, उसको भी एक जो मोमेंटरी लाफ्टर, कुछ लम्हे मैंने दिए ना, वो उसने मुझे दिए, मैंने आगे पास ऑन किए. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. ये है, उसमें बहुत मज़े हैं, बहुत सीखा, बहुत पाया, और हार कभी नहीं मानी, क्योंकि उसमें जो लंबी लंबी डिस्कशंस और उनके पुराने फ़ोटोग्राफ्स, रेमिनिसिंग विद देम, उनकी जो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स उन्होंने की, चाहे वो एक शादी थी, चाहे वो एक बच्चे की पैदाइश थी, या जब वो बच्चा उसके कान खींच रहा था, या इस तरह से सोती थी ना, ये वो बाहर बैठी है ना, ऐसे करके सोती थी, ऐसे मेरे कान खींचती थी. वो जब मेरी ज़िंदगी में भी तो हुई ना फिर बाद में, और जब हुई तो रेफरेंस पॉइंट भी था, एक कंटिन्यूम सा बनता हुआ नज़र आया कि मैं अकेला नहीं, ये चीज़ें दुनिया करती आई है, ये इंसानी एक्सपीरियंस का हिस्सा होती हैं. मैं किसी और को भी बता सकता हूँ कि देखो ऐसा होता है, और शायद उसकी किसी दिक्कत में, किसी मुसीबत में
वो एक लम्हा कुछ हेल्प करेगा, पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, इस तरह से एनर्जी ये फैलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि खुद फिल्म म्यूज़िक में ना सिर्फ लिरिक्स, पोएट्री, बल्कि वो जो पूरा एक एक्सपीरियंस है वो आपको हर बार एक नए नए एक्सपीरियंस में ले जाता है। अगर इसको क्लीशेड में कहें तो जीने के अनेक बहाने और मौके और ताकतें वो देता है। दूसरी तरफ फिर आपके अपने कुछ जो फ़लसफ़ियाना खोजें हैं आपकी, वो हो सकता है कि किसी रिलीजियस टेक्स्ट में हो, किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में हो, किसी इंडिविजुअल के साथ कोई जिसे कहते हैं मोटिवेशनल। कहने का मतलब ये कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा की तलाशें जो हैं वो हमारी इमीडिएट ऑक्यूपेशन के साथ साथ चलती रहती हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। अब ये भी है साथ में कि एक फ्रेज़ चलता है कि भाई डॉक्टर जो है वो ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर है, या नीचे डॉक्टर है और ऊपर भगवान है। डॉक्टर एक तरह से भगवान का ही कोई रूप है। जो तो ये सब बातें भी तो आपने अपने इस प्रोफेशनल करियर में सुनी होंगी। दूसरी तरफ ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है, उसको पोएट्री से लेकर स्पिरिचुअलिटी से लेकर माइथोलॉजी से लेकर सब में ड्वेल किया होगा। अब जब आप खुद इन द मिडल ऑफ लाइफ एंड डेथ हैं तो आप क्या निचोड़ निकाल पाए कि क्या है ज़िंदगी और क्या है मौत और क्या है, मतलब इन सब चीज़ों के बीच संतोष के कौन से रास्ते हैं? तो उसमें थिएटर से एक बात जुड़ती है। हैवदन एक नाटक है, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ। पंचतंत्र की स्टोरी से थॉमस मैन की स्टोरी को मिला के उसका अंत क्या है कि हैवदन जिसका सिर घोड़े का है और बदन मनुष्य का है, अटपटे संयोग से पैदा हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने घोड़े को पसंद किया, प्रिंस को नहीं पसंद किया। और इधर पद्मिनी और देवदत्त का जो अटपटा संयोग इस तरह से हुआ कि उनके सिर बदले गए। देवदत्त की देह से बच्चा पैदा हुआ है पद्मिनी के यहाँ, लेकिन उसका सिर जो है बाद में वो कपिल का है। और वैसे भी उसका कपिल के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था और वो दोनों मर चुके हैं दोबारा से। और वो अपने लड़के को भागवत के पास लेके जाती है और कहती है कि इसको, वो अभी भी समझी नहीं, वो संपूर्णता की खोज में, मीनिंग ऑफ लाइफ है ना। तो वो कहती है कि पहले 10 साल इसको देवदत्त के घर में दे देना ताकि इसका दिमाग बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, पंडित के घर, और फिर इसको कपिल के यहाँ छोड़ देना कि वो इसकी बॉडी को बढ़िया बना देंगे, इसकी ब्रॉन को अच्छा करेंगे। नहीं समझी। लेकिन उसके बाद नट आए और हैवदन ने उस बच्चे को अपने पीठ पे रखा और भागने का लगा और बच्चा हंसा तो घोड़ा जो सारी ज़िंदगी संपूर्णता खोज रहा था, उसकी हंसी, घोड़ा भी हंसा मनुष्य की आवाज़ में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा हंस रहा था, घोड़े की हंसी हिनहिनाहट में बदल गई और उसे ये समझ में आया, जो भागवत ने फिर नरेट कर दिया, कि संपूर्णता इतनी सरल चीज़ है जैसे बच्चे की मासूम हंसी। तो इस चीज़ को अगर मैं इधर लेके आता हूँ अपनी मेडिसिन के प्रैक्टिस में, और मैंने जितनी ज़िंदगियाँ उनकी हिस्ट्री में साथ रहा, लास्ट 20 years ऑफ देयर लाइफ, या जो हिस्ट्री जो मैंने उनसे साझी की अपनी और उनकी, उस सब को लेके मीनिंग ऑफ लाइफ की तरफ अगर आते हैं तो मैंने यही पाया कि वो इतनी ही सिंपल है। वो क्यों? क्योंकि कई मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स, हमारी कोशिश भी ये रहती है कि मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स आर सो सिंपल एज द ह्यूमन बीइंग
is close to their loved one or close to me physically at that time, and they're looking at me and they're peaceful. They were not very happy yesterday until that daughter who lives out of town arrived last night. मैंने ये बार बार देखा, और वो आई और वो शांत हो गए और कुछ घंटों में उन्होंने आंखें बंद की और चल दी, या फिर लुढ़क गए मेरे गोदी में या अपनी बेटी की गोदी में वगैरह। और मैंने ये इस चीज़ को ये इस तरह से पाया कि इतना सिंपल था ये काम, जिसके लिए इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ी और इतने सारे स्किल्स सीखे कि इनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, इनके जो लिप्स सूख गए थे उसमें जो दर्द हो रहा था वो किसी भी कैंसर के दर्द से ज़्यादा होता है, ये मुझे समझ में आया था। और अगर उसी की लड़की उसको थोड़ा सा लिप ग्लॉस या किसी तरह से साफ़ करती है तो उनको एकदम शांति हो जाती है, और कोई नर्स कर रही है तो नहीं होता। ये सब कनेक्शंस जब मैंने देखे तो वो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है ना, वो उतनी ही सिंपल होती गई मेरे लिए कि ये छोटी छोटी इंटरपर्सनल, इंटर ह्यूमन कनेक्शंस of things like touch, things like eye contact, things like listening rather than speaking. इन चीज़ों से मीनिंग इस एग्जिस्टेंस का इतना सिंपल सा हो जाता है। कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं नज़र आया मुझे कि मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा था कि मेरे पिछले कर्म ऐसे थे, या मैं जो इसमें इस ज़िंदगी में कर चुका हूँ उसका कोई मुआवज़ा मुझे मिलना है कहीं पर। मेरी समझ में ऐसा नहीं रहा। हालांकि मैं पूरे रिलीजियस बैकग्राउंड से हूँ और मैं सभी किताबों को पढ़ चुका हूँ, वो जो लिख गए हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो या मानस हो या कुरान, उनको समझने की कोशिश भी हो चुकी है। बाइबल भी पढ़ चुके हैं बहुत बारी। अपने मरीज़ों के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मरीज़ों के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए मुझे वहाँ वो आंसर्स नहीं मिले। मुझे वो चीज़ जो है वो मिस्ट्री ही रही मेरे लिए कि ये निज़ाम है क्या, वाई एम आई हेयर वाली बात जो आपने कही। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अच्छे कर्म, कनेक्शन और प्यार बांटना और पॉजिटिव रहना ज़िंदगी के बारे में। ये जो अच्छा कर पाया उसकी ज़िंदगी अच्छी रही। आगे क्या होगा इसका कुछ नहीं पता है किसी को, और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई बता सकता है मुझे। अब मेरी तसल्ली के लिए तो ऐसा कहीं कोई आंसर नहीं था कि इसके बाद ये होगा। ये धार्मिक बातें जो हैं वो अपनी जगह, मैं उनका कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा आर्गुमेंट भी नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन क्या वो वाकई है? मैं इस क्वेश्चन को ही मिस्ट्री मान के मार्वल कर सकता हूँ, लेकिन उसको, इसके ऊपर ये जो चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं इस समय सांस ले रहा हूँ, इस वक्त मैं आपके 3 फुट सामने बैठ के हमारी जो एक्सचेंज हो रही है उसके ऊपर मैं उस चीज़ को ओढ़ नहीं सकता। ये जो है ये खालिस है, ये जो गुफ्तगू चल रही है ये खालिस कनेक्शन है। इस कनेक्शन के लिए ही था मैं, इस कनेक्शन के लिए ही थे आप, और ऐसे कनेक्शन अगर एक्सटेंड होते रहें तो ये एक जो स्पीशीज़ का कनेक्शन है वो शायद कहीं हमें समझ है, तो ऑलरेडी हमें बनाना नहीं है, वो कनेक्शन बना हुआ है। हम समझ शायद पाएँ कभी कि हम सब कनेक्टेड हैं भाई, और इसलिए ना तो वो मेरे अगेंस्ट है, ना मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। इसलिए ये बाकी चीज़ें उन पर छोड़ दो जिनका ये धंधा है। इंसान को इंसान से जो राब्ता है वो बहुत ही, इतना ही सिंपल है और इतना ही रेयर है, इतना ही नायाब है
जितना कि 1-2 साल के बच्चे की हंसी। अगर वहाँ तक हम ले जा सकते हों किसी भी लम्हे को, वो लम्हा पूरी ज़िंदगी बन जाता है। ये मैंने सीखा और यही देखा। आखिर में आप हमको बताइए, बीच में हम लोगों ने बातों के दौरान ये बात की थी कि कुछ आप जो अपने घर में आपने थिएटर स्पेस बनाया हुआ है या स्पेस बनाया हुआ है जो गैदरिंग का, कुछ इसमें आप नाटक वगैरह भी खुद करते हैं। क्या नाटक है और वो उसमें आप क्या करते हैं? अगर उसके कुछ डायलॉग जैसी कोई चीज़ अगर आप हमारे लिए अभी याद करें। आदमी को अपनी ज़िंदगी और अपनी शराब चुनने का एक ही मौका मिलता है। उसके बाद हम सिर्फ उसे दोहराते हैं, जो जी चुके हैं या जो पी चुके हैं। ये 1.5 इंच ऊपर का एक डायलॉग है। 1.5 इंच ऊपर एक सोलिक्वी है निर्मल वर्मा, राजेश विवेक साहब ने उसका शो किया था और मैंने बहुत सारा देखा इसलिए रटा हुआ। या फिर कांपता है क्यों हृदय तू, कांपता क्यों बोल तो। ये इसका लंबा है नज़्म जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था हयवदन के लिए। या गजवदना हे रंभा, बीवी कारंत ने गणेश वंदना इसी नाटक के शुरू के लिए लिखी और कही, मतलब कराई गई थी। वो आज भी NSD में सिखाई जाती है। तो इस तरह के लम्हे, और उस स्पेस में मैंने स्पेशली पहले तो मैं नाटक जुलूस को मैंने अडेप्ट किया अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में 92 में किया, जब पहली गल्फ़ वॉर शुरू हुई थी। तो उसमें गाना हमने रखा था ओ जॉर्जी जॉर्जी व्हाट डिड वी डू, जो चल रहा था वहाँ। या उसी नाटक में बच्चे ये कहते हैं, बच्चियाँ ये कहती हैं, माई मॉम सेज यू गॉट टू बी बैक बाय 9 PM. Every day she tells me that. Does she think that at 9:01 every girl turns into a slut? शॉकिंग था ऑडियंस के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था और हमने रख दिया वहाँ। फिर उसके बाद गाना दिलन का टाइम्स दे आर चेंजिंग, कम पेरेंट्स एंड guardians around the land, don't question what you don't understand. Your children are beyond your command, for the times they are a-changing. इस तरह के जो लम्हे रहे थिएटर एक्सपीरियंस में, वो उस स्पेस में। और उसके बाद डागर ब्रदर्स के करंट जनरेशन में वसीफुद्दीन डागर हमारे पास आए। अपनी सिस्टर्स, उनकी सिस्टर थी और पखावज वाले साहब थे, कुरमार सब, और वो बैठे, वो बाकी सारा कुछ हुआ जो होना था, संगीत हुआ। लेकिन संगीत में कहीं एक जगह पे रुक के उन्होंने सब बंद करके ये कहा कि एक बात करूं। जब मैं शुरू हुआ था सीखना अपने पिताजी से, तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। षडज सा, पहला नोट, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं कर पाऊँ, अगर मैं कर पाऊँगा, तो ये नोट आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से निकल रहा है मेरे मुंह से, ये इस स्पेस में आ जाएगा वो कहीं। और वाकई ये हुआ कि थोड़ी देर बाद वो उन्होंने शुरू किया, आकार शुरू किया सा से, लेकिन उनकी आवाज़ कम होती गई और पता नहीं लगा कि कहाँ से आ रही है ये आवाज़ अब। और मेरे पास
मैंने वीडियो टेप भी किया, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वहाँ बैठे हुए भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद मैं परसों मुंबई में था, एक वो गुफाएं हैं वहाँ पर, कहीं अंधेरी ईस्ट में बुद्धिस्ट गुफाएं, केव्स हैं 1st and 2nd सेंचुरी की। उसकी एक केव है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप बैठें और ओम करें तो गूंजती है सारा स्पेस। वैसा ही एक्सपीरियंस वहाँ भी हुआ कि हम 2 थे और हम कर रहे थे ये चैंटिंग, पर धीरे धीरे हमारी आवाज़ कम और हमारे आसपास वो साउंड प्रेजेंट। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, और शायरी मुशायरे वगैरह भी हुए वहाँ पर। और फिर पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि ग्रुप्स एक्टिविटी कम थी, लोगों को बुला के रिहर्सल करना वगैरह पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ बेकेट की सोलिलोक्वीज की हैं, जो उनके दैट वाज इज़ अ वन मोनोलॉग, 10 minutes मोनोलॉग, वो किया। एक साइलेंस करके है, तो वो मज़ा इस तरह से था कि बाल बढ़ाए गए, कलर किए गए डिफरेंट तरीके से, लाइट्स, वो सब चीज़ें जो अकेला आदमी कर सकता है वो की गई, और खुद ही अरेंज करके डिफरेंट टेक्स लिए गए और उसको एडिट किया गया। मज़ा रहा। वो इसलिए मज़ा रहा कि वो टेक्स्ट, वो जो चीज़ें हैं, और हर एक साउंड, हर एक लफ्ज़ अपने आप में एक पूरी ज़िंदगी लेके मेरे। There I was. No, not there. I think it was. What? No. Oh yeah, there was. Yes, she was sitting there. Oh yeah, it was raining, and then I came inside, and then in that corner, the newspaper. What? Oh no, that was not me. That was. Yes, it was. Behind that concrete thing. What happened then? Oh yeah, she was sitting, and I ran away. But no, I was sitting there. Who ran away then? I'm not sure. ये एक प्ले है जिसमें एक ही आदमी की 3 एजेस आपस में बात कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें। ये बेकेट नाम है। दिस वॉज 10 मिनट 10-12 मिनट की चीज़, लेकिन ये करते हुए मुझे ये समझ में आया कि 10-12 मिनट बहुत लंबा होता है। तो ऐसी ज़िंदगी रही है, और अब ये है कि है नहीं है उससे कोई फ़र्क। बहुत जिया, बहुत सी। पैदाइश का दिन, तारीख, साल क्या है? 13 अक्टूबर 1956। तो डॉक्टर गुरी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका बहुत वक्त लिया, लेकिन ये मुझे करना था, क्योंकि जब से मैंने RMIM के सिलसिले में आपका नाम सुना और हम लोग थोड़ा भी पवन जी के ज़रिए आपको जान पाए, तो ये सारे एक्सपीरियंस मुझे आपसे सुनने थे, और पहली बार मैं उस डॉक्टरी की विधा के बारे में आपसे जान पाया, जो शायद आने वाले दिनों में इस सिविलाइजेशन को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि हमारा अच्छा वक्त गुजरा होगा। बेहद शुक्रिया आपका। मेरी खुशबख्ती है कि आपसे बात हो सके। बहुत शुक्रिया।